हाई एनर्जी स्टेट में हो, है ना, हो ना, खाना वाना खा लिया है, ठीक है, ओके। अब बताओ कल तक जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इसमें कोई दिक्कत? एनसीआर पता है ना कितना होता है, पता है ना, ठीक है। अब ये देखो हमने एक चीज पढ़ी थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जिसको बोलते हैं बेगर्स मेथड। क्या बोलते हैं? बेगर्स मेथड, है ना। भिखारियों में एक नन, वन और मोर सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, है ना। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी की होल पावर 2। तो हम इसको कैसे स्टडी कर रहे थे कि भाई दो सिक्के हैं और दो भिखारी हैं, कितने तरीके से हम इन दो भिखारियों में सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि भाई दोनों के दोनों ए को दे दिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दोनों के दोनों बी को दे दिए। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? एक ए को दे दिया और एक बी को दे दिया। यस और नो, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे। मैं कह रहा हूं यही तो हम कर रहे हैं अभी भी। अब जब हम बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स, जैसे x प्लस वाई। तो कितने हो गए यहां पे बोलो? x प्लस वाई मिला के कितना हुआ? x प्लस वाई मिला के हुआ 2। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म है उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम क्या बताता है? बाइनोमियल की पावर कुछ भी हो जाए तो उसको एक्सपेंड करने का तरीका बताता है। ठीक है भाई, ओके। फॉर एग्जांपल a प्लस बी की पावर 0 क्या होता है? 1। a प्लस बी की पावर 1 क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यही होता है ना, बोलो भाई, होता है ना। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी की पावर 4 क्या होता है? a प्लस बी की होल पावर 4। अरे एक सेकंड, ये होता है। ठीक है भाई, क्या भाई? a की पावर 4। देखो अब अभी भी आप ऐसे कर सकते हो, सिक्के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 सिक्के हैं, 2 भिखारी हैं, चारों के चारों सिक्के a को दे दो। और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 a को दे दो, 1 b को दे दो, 2 a को दे दो, 2 b को दे दो, 1 a को, 3 b को और चारों के चारों b को। यस और नो, है ना। अच्छा, अब इनके कुछ कोफिशिएंट्स भी आएंगे। कोफिशिएंट मतलब देखो इसके साथ जो लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है। इसके साथ 1 लिखा हुआ है, बोलो इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 1। तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। ऐसे ही a क्यूब b का कोफिशिएंट क्या है? 4। a स्क्वायर b स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। a b क्यूब का कोफिशिएंट 4, है ना। b की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, है ना। कोफिशिएंट सही है। अब कोफिशिएंट्स को कैसे निकालें? कोफिशिएंट्स को निकालने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। मैं कहता हूं जब क्या कर रहे हैं, a की पावर 4 कर रहे हैं, मैं कहता हूं 4c0 लगा दो। ठीक है, फिर 4c1, फिर 4c2, 4c3, 4c4, खत्म बात। क्या हो रहा है यहां पे? देखो a की पावर 4 है, b की पावर कितनी है? 0, तो 4c0। b की पावर कितनी है? 1, तो 4c1। b की पावर कितनी है? 2, तो 4c2। और 4c2 6 ही होता है। ऐसे ही b की पावर 3 तो 4c3, b की पावर 4 तो 4c4। अब इन जनरल क्या होगा? देखो हमेशा यही हो रहा है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या करेंगे बोलो? 3c0। 3 में से 0 को सिलेक्ट करने के तरीके एक, तो देखो यहाँ पे एक ही तो आया हुआ है। फिर मैं कहता हूं, फिर अगली टर्म में बोलो यहाँ b की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3c1, तो 3c1 मतलब 3 में से एक को सिलेक्ट करना कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना ललित, है ना। ठीक है, ऐसे ही 3ab स्क्वायर, तो बोलो b की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3c2। 3c2 मतलब 3 ही होता है। और ऐसे ही बोलो b क्यूब मतलब 3c3। 3c3 3 में से 3 को सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होता है। यस और नो, आया ना। हर बार यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है। n की पावर n होगी तभी यही होगा। ये आपको याद रखना है, ये इस चैप्टर का आधार है, ये फॉर्मूला, ये एक्सपेंशन। इन जनरल a प्लस बी की होल पावर n है, तो क्या होगा बोलो? nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। देखो भाई यहां क्या हो रहा था? a की पावर घटती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। यहां पे क्या होगा? a की पावर n है पहले, तो a की पावर घटती चली जाएगी एक एक करके, और फिर b, और साथ साथ क्या होगा? b की पावर बढ़ती चली जाएगी। बोलिए भाई, क्लियर भाई? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अच्छा मैं यही कह रहा हूं, तो बोलो भाई क्या होगा? nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1,
NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2। हर एक टर्म की पावर कितनी है? हर एक टर्म की पावर बोला हूं मैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म। पावर 4 है, यहां पे भी पावर 3 और एक 4, पावर 4 है, पावर 4 है, पावर 4 है। हर एक टर्म की डिग्री कितनी है? सेम है। और हर एक टर्म की डिग्री किसके बराबर है? इस 4 के बराबर है। यहाँ पे n के बराबर है। देखो इस टर्म की डिग्री बोलो n, उसके अगली टर्म की डिग्री बोलो n है, नहीं n-1 और एक 1, तो कितना हो गया टोटल? n हो गया ना, n-2 और 2। इसकी घटती चली जाएगी ना, जितनी इसकी घटेगी इसकी बढ़ जाएगी। ऐसे करते करते लास्ट में कितना हो जाएगा? a की पावर 0 b की पावर है। आया कि नहीं आया? तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। बाइनोमियल की पावर हो गई तो उसको एक्सपेंड करने का तरीका हो। सही है? क्या ये बहुत मुश्किल तरीका है? क्लियर है? सिंपल है, आसान। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं a प्लस बी की जगह x प्लस वाई लिख देता तो क्या होता? कर सकते? सेम होता। NC0 x की पावर समथिंग, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1। ऐसे करते करते चलते हैं हम। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब a और b की जगह आप x और y भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हो, यस और नो। अब मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं ये लिख दूं a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू b प्लस a की पावर n, तो गलत होगा क्या? ये सही है ना सर? यहां पे a और b को आप यहां पे एक्सचेंज कर दोगे तो क्या सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे a की पावर n के साथ कौन है? NC0 है ना, और b की पावर n के साथ कौन है? NCn। जब आपने इसकी बजाय ऐसा कर दिया तो बोलो b के साथ कौन आ जाएगा? b की पावर n के साथ NC0। NC0 और NCn सेम होते हैं भाई, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ऐसे ही इससे पहले वाला और इसके अगले वाला सेम है। कोएफिशिएंट्स तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, बात एक ही है। समझ में आया? तो NC0 लिखो चाहे NCn लिखो, बात क्या रहेगी? सेम रहेगी। समझ में आया? आगे पीछे करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसी का एक्सपेंशन है, ये देखते हैं। अरे ये देखो, sorry this is very slow to use। ठीक है, अब बताओ a प्लस बी की होल पावर n की जगह क्या लिख दिया? b प्लस a की होल पावर n। बोलो, जो ये आएगा लिख सकते हैं आप लोग, ये खुद से लिखने की कोशिश करना और मैच करके देखना। ठीक है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n है। ठीक है, तो बोलो a की जगह कौन आ गया? b की जगह कौन आ गया? तो बस यहां पे रिप्लेस कर देना। ध्यान से देखो, a की जगह आ गया 1, तो जहां पे भी a लिखा हुआ था वहां पे हो जाएगा 1 की पावर समथिंग, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 0 हो चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या रहेगा? वो 1। और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो a है वो गायब हो गया, है ना। बोलो NC0 इंटू 1 की पावर समथिंग लिखने का मतलब नहीं है सिर्फ NC0 लिखेंगे ना, तो ये a वाली टर्म सारी गायब हो जाएंगी। सही है, तो बचेगा क्या? NC0, b की जगह x आ गया। बोलो यहां पे a की पावर घटती चली जाती है और b की पावर बढ़ती चली जाती है। बोलो b की पावर बढ़ रही है मतलब x की पावर बढ़ रही है। यहां पे x की पावर 0, अगली टर्म में x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसे करते करते कहां पे x की पावर n तक। कोएफिशिएंट NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 डैश 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 NCn। समझ में नहीं आया? अब अगर मैं लिखना चाहूं 1 माइनस एक्स की होल पावर n, तो क्या लिखूंगा? बताइए। बोलो x की जगह क्या बन गया? माइनस एक्स आ गया, और कोई चेंज तो नहीं हुआ।
तो देखिए ध्यान से, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n। जस्ट रिप्लेस x विद माइनस एक्स। सही है, क्या बन जाएगा बताना, nc0 कोई फर्क पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा, प्लस nc1 कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां क्या आएगा माइनस एक्स की पावर 1, तो माइनस एक्स की पावर 1, प्लस nc2 माइनस एक्स की पावर 2, प्लस nc3 माइनस एक्स की पावर 3, प्लस nc4 माइनस एक्स की पावर 4, प्लस डैश 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 nCn माइनस एक्स की पावर n। गलत तो नहीं लिखा कुछ, सही लिखा है ना बिल्कुल। तो ये साथ साथ याद करते हुए चलना है कि nc1 nc2 nc3 nc4 ऐसे चलता रहेगा, x की पावर बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से देखो, ये माइनस एक्स की पावर 1 क्या होता है, ये तो माइनस एक्स ही होता है, ये माइनस को यहां से हटा के यहां लगा दूं, सही है, ओके। माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर ही होता है। माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होता है, माइनस बाहर आएगा ना, ऐसे ही माइनस एक्स की होल पावर 4 एक्स की पावर 4 ही होता है। और यहां पे डिपेंड करेगा n ऑड है या इवन है, इवन है तो खत्म हो जाएगा माइनस का साइन, और ऑड है तो बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस मुझे मिलने लग गए हैं। तो जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस मिले, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो कोफिशिएंट है, तो यहां पे जो बाइनोमियल का सेकंड टर्म ये नेगेटिव टर्म, समझ में आया ना। जब भी नेगेटिव टर्म मिले तो उसका मतलब क्या है कि बाइनोमियल में सेकंड जो है वो क्या है, नेगेटिव। सही है, और अगर मान लो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा मिलने लगे, है ना। देखो यहां पे क्या हो रहा है, इवन के साथ पॉजिटिव, ऑड के साथ नेगेटिव, इवन के साथ पॉजिटिव, ऑड के साथ नेगेटिव, यही मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, तो मतलब ये सेकंड वाली टर्म नेगेटिव। और अगर उल्टा हो रहा है कि ऑड वाली के साथ पॉजिटिव और इवन वाली के साथ नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव। समझ में आया, फीलिंग आ रही है ना अब, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की होल पावर n को कर सकते हैं अब आप, हो गया, वही ऊपर वाला हो गया ना, ठीक है। एक्सपैंड द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, नो डाउट। वेयर इज द डस्टर, रखा है क्या, रखा है, दे दो एक बार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिद्धि, रिद्धि बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है भाई, अगला ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। अब देखो फॉर्मूला यूज करना आ गया आपको, अब ये खुद से लिखना, ठीक है ना, चाहे अगर पेयर में लिख रखा है ऑलरेडी तो रफ में लिखना, ठीक है ना। देखो x प्लस वाई की पावर 7 आ गया, तो क्या करेंगे, 7c0 x की पावर 7, 7c1 x की पावर 6 y की पावर 1, 7c2 x की पावर 5 y की पावर 2, ऐसे करते चले जाएंगे। अब देखिए अगला क्या है, 1 माइनस 2x की होल पावर 5, तो बोलो n की जगह क्या आ गया 5, a की जगह 1, b की जगह माइनस 2x। अब देखो सेकेंड टर्म नेगेटिव मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, ऑड वाले में माइनस, इवन वाले में प्लस, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा बोलो, 5c0 1 की पावर 5 इसकी पावर 0, फिर क्या होगा, इसकी 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 लिखना ही नहीं है। बोलो माइनस 2x की पावर, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस 2x की पावर 2, माइनस 2x की पावर 3, माइनस 2x की पावर 4, माइनस 2x की पावर 5, हो गया भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पावर 6 है ना, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, 6c0 पहली वाली टर्म a की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो a की पावर 6 मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 6 हो गया, तो x की पावर 12 अपने आप बन जाएगा, वो कर लोगे पक्का। एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 8, a ये है b ये है, कर लोगे। बोलो एक्स स्क्वायर की पावर 8 आएगा तो एक x की पावर 16 बनेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 7 आएगा तो x की पावर 14 बनेगा, कर लोगे। ऐसे ही a और b की जगह ये आ जाएगा, एक्सपेंड कर सकते हैं आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है भाई, रफ में जरूर लिखना है। अच्छा यहां क्या करना है, यहां देखिए तो सर ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, ये तो ट्राइनोमियल है। हाँ तो क्या हुआ, आप इसको भी बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं कहता हूं दिस इज माई फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माई सेकेंड टर्म, तो ये मेरे लिए a हो जाएगा, ये मेरे लिए b हो जाएगा, बस हो गया भाई। स्पेशली प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेकेंड जो टर्म है वो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है भाई।
डन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है भाई? प्रॉपर्टी ये है कि x प्लस वाई की होल पावर n का, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये तो हमने याद कर ही लिया है। अब इसमें देखिए मुझे जनरल टर्म लिखनी है। देखो भाई, पहली टर्म क्या है? nc0। पहली टर्म में nc0 आ रहा है। दूसरी टर्म में क्या आ रहा है? nc1। तीसरी टर्म में क्या आ रहा है? nc2। मतलब पहली में 0 आ रहा है, दूसरी में 1 आ रहा है, तीसरी में 2 आ रहा है, चौथी में 3 आएगा। rth टर्म में, r नंबर की टर्म में, r एक नंबर है, rth टर्म में क्या आएगा? r माइनस 1। और r प्लस 1th टर्म में क्या आएगा? r आएगा। सही है? ठीक है। अच्छा, शक्ल कैसी होगी उसकी? बोलो भाई, अगर मैं कहूं कि मेरे लिए आप r प्लस 1th टर्म लिख दो, r प्लस 1 नंबर वाली टर्म लिखो। तीसरे में 2 आया था तो r प्लस 1 में r आएगा, तो बोलो यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई कि क्या आएगा? NCR आएगा। सही है। अच्छा ठीक है भाई, पहली टर्म में बोलो x की पावर n था, दूसरी टर्म में x की पावर n माइनस 1 था, तीसरी टर्म में n माइनस 2 था। मतलब जितने नंबर की टर्म होती है उसमें से एक कम होता है यहाँ पे। यस और नो? अरे भाई बोलो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? n माइनस 0 होता है ना। बोलो, जितना यहां है उतना ही तो यहां है, और जितना यहां है उतना ही तो y की पावर में बैठा हुआ है। देखो यहां 1 है तो यहां x की पावर में n माइनस 1 होगा, और जहां यहां 1 है तो y की पावर में 1 होगा। यहां 2 है तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। यस और नो? यहां n है तो यहां क्या हो जाएगा? n माइनस n, और यहां पे आ जाएगा y की पावर n। तो बोलो, जो यहां है वही n में से यहां माइनस हुआ और यहां पे उसी की पावर। यस और नो? क्लियर है बात? तो r प्लस 1th की बात चल रही है, तो बोलो यहां क्या आएगा? r। तो यहां क्या आएगा? x की पावर n माइनस r और y की पावर r। अब ये याद कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, टर्म नंबर 1 बोल देते हैं, ऐसे ही टर्म नंबर 2 बोल देते हैं, ऐसे ही टर्म नंबर 3 बोल देते हैं। तो बोलो r प्लस 1th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? tr प्लस 1। अब आपसे अगर कुछ पूछा जाए क्वेश्चन में, तो जनरली 60 to 70% क्वेश्चन जो है उसमें आप मान लेंगे कि जिस टर्म के बारे में बात चल रही है, लेट वो टर्म नंबर r प्लस 1 है। क्या मानेंगे उस टर्म को? r प्लस 1 नंबर की टर्म मान लेंगे। जैसे ही आप कहेंगे कि फलानी टर्म जिसकी बात चल रही है वो r प्लस 1 नंबर की टर्म है, तो बोलो वो r प्लस 1 नंबर की टर्म यही तो होगी, NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। अब उसको कुछ कंडीशन दे रखी है, उसको सॉल्व करके हम जो निकालना होगा वो निकाल। लेकिन बात यह है कि मानना है कि लेट फलानी टर्म जो है r प्लस 1th टर्म, फलानी टर्म कौन सी टर्म है भाई? r प्लस 1th टर्म। सही है? ठीक है भाई। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट में और कोफिशिएंट में फर्क होता है। ये क्या है? कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, है ना। अब मैं कह रहा हूं ये बाइनोमियल टर्म्स में कोफिशिएंट की तरह काम आ रहा है, तो इसलिए इसको अभी क्या बोल रहे हैं हम? बाइनोमियल कोफिशिएंट। और जनरल टर्म r प्लस 1th टर्म है, r प्लस 1th टर्म में बोलो कौन आता है? NCR। तो जब बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म NCR। सही है? अगर r प्लस 1th है तो r आएगा, और kth टर्म है तो क्या आएगा? k माइनस 1 आएगा। सही है भाई? बोलो NC k माइनस 1। जो यहां होगा वही यहां होगा, और वही यहां n में से माइनस होगा। समझ में नहीं आ गया भाई? है ना आसान? तो देखो इसको 2-3 बार लिख लेना, 2-3 बार लिख लोगे ना, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग से जो k नंबर की टर्म होती है वो ये होती है। ठीक है? अब पीछे से गिनने लगे तो भाई, हम तो इधर से लेफ्ट साइड से गिनने लगे थे ना, अगर राइट साइड से मतलब एंडिंग से गिनने लग जाए तो क्या होगा? तो kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज सेम एज n माइनस k प्लस 2th टर्म फ्रॉम एंड। n मतलब पावर जो n थी, ठीक है भाई, माइनस k प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सही है? अगर यूं कहते कि भाई एक एक्सपेंशन है उसमें 15 टर्म है, तो 5वीं टर्म क्या होगी आप बता दोगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। NC4 x की पावर n माइनस 4 y की पावर 4। लेकिन अगर पूछ ले पीछे से 7वीं टर्म कौन सी है, तो क्या करोगे? पीछे से 7वीं टर्म, बोलो n का वैल्यू कितना था? n का वैल्यू था 15। ठीक है?
माइनस पीछे से कौन सी टर्म की बात कर रहा है, 7+2 ऐसे कर दो। तो ये टर्म कौन सी आएगी, 15 माइनस 8, 8 जमा 2 10, तो 10th टर्म आ जाएगी। आगे से 10वीं टर्म मतलब nc9 x की पावर x n माइनस 9 y की पावर 9। अब आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। तो बोलो पीछे से पूछे कि भाई एंड से टर्म कौन सी है, तो क्या होगा, बोलो n माइनस के प्लस 2h टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाए। सही है भाई, कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अच्छा अगर पावर n है, जैसे x प्लस वाई की पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 टर्म्स। ठीक है, जैसे आपने देखा ना भाई लास्ट में y की पावर कितनी आई, n आई, लास्ट में y की पावर n, तो y की पावर उससे पहले n-1 थी, n-2 थी, n-3, ऐसे ही y की पावर 4 3 2 1 और एक y की पावर 0 भी थी, तो y की पावर 0 भी है 1 भी है और ऐसे करते करते n तक है। तो 1 से n तो n हो गई टर्म्स, और एक 0 वाली हो गई, तो कितनी टर्म्स हो गई, n+1 टर्म्स हो गई। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैव होमोजेनियस टर्म्स ऑफ डिग्री n। बोलो हर एक टर्म की डिग्री कितनी, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे ना कि हर एक टर्म में कितनी डिग्री है, n के बराबर है। बोलो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, बोलो हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, 2। a³ + 3a² b + 3ab² + b³, हर एक टर्म में डिग्री 3 है। ऐसे ही अगर पावर n है तो हर एक टर्म की डिग्री कितनी होगी, n डिग्री होगी। और जब किसी एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स की डिग्री क्या होती है, सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन या होमोजीनियस इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ये एक्सप्रेशन आता है ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है भाई, ओके, अब ये देखते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, x माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू n सी, अच्छा अरे कुछ नहीं, x प्लस वाई था, x माइनस वाई कर दिया, सेम है। y प्लस x कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बस हमारा लिखने का तरीका चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो ओरिजिनल वाला ही है ना। ठीक है, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन x प्लस वाई टू द पावर n इज सेम एज kth टर्म फ्रॉम एंड इन y प्लस x टू द पावर n। कॉमन सेंस नहीं होगी ये तो हमारी। अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई में स्टार्टिंग से k नंबर की टर्म है, स्टार्टिंग से k नंबर की टर्म है, मतलब y की पावर कितनी होगी, k-1। उल्टा करके देखो, एंडिंग से y प्लस x में जो k टर्म होगी वो क्या होगी, इसके बराबर ही तो होगी, उसमें भी कितनी पावर आएगी, k-1 की पावर आएगी। यस और नो, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा यहां देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, nc0। 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 की पावर कुछ भी हो, x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3, x करते करते कहां तक, x की पावर n तक। ठीक है, इसमें बोलो भाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r कितना होगा, बोलो x की पावर 1 का कोफिशिएंट nc1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट nc2, x की पावर 3 का कोफिशिएंट nc3, तो बोलो x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, ncr होगा ना, बोलो भाई। और जनरल टर्म ये जो x की पावर r है ये कौन से नंबर की टर्म है, r+1 नंबर की टर्म है ना भाई। बोलो पहली टर्म में ये 0 है, दूसरी में 1 है, तीसरी में 2 है, चौथी में 3 है, तो r+1 में कितना होगा, r हो। क्लियर हो गई बात, सिंपल है। ओके आगे चलते हैं, जनरल टर्म क्या होती है, NCR x टू द पावर r। ठीक है भाई, ओके यहां पे क्या होगा, बोलो 1 + 2x की होल पावर n, तो बोलो यहां पे जो x था उसकी जगह कौन आ गया है, 2x आ गया है, और जैसे ही 2x आया क्या हुआ, बोलो nc0 nc1, यहां पे x की जगह 2x की होल पावर 1, nc2 2x की होल पावर 2, nc3 2x की होल पावर 3। अब खेल क्या है, खेल क्या है, खेल ये है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स थे इसमें भी वही थे, nc0 nc1 nc2 nc3, यहां पे भी क्या है, nc0 nc1 nc2 nc3, लेकिन कोफिशिएंट चेंज हो गया है। बाइनोमियल कोफिशिएंट चेंज नहीं हुआ है, कोफिशिएंट चेंज हुआ है। कोफिशिएंट में और बाइनोमियल कोफिशिएंट में फर्क क्या है, बाइनोमियल होगा एनसीआर की शक्ल का, और
जो दूसरा वाला है कौन सा, सिंपल कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, x की पावर समथिंग के बगल में जितना भी लिखा हुआ है दैट इज कोफिशिएंट। समझ में आया? जैसे यहां पे ये क्या है, nc0, यहां पे क्या है nc1, ये तो हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब देखो 2x की पावर 1 मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये जो पूरा बना है x की पावर के साथ में जो लिखा हुआ है दिस इज योर कोफिशिएंट। समझ में आया? अच्छा बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 टाइम्स nc2 है ना। बोलो nc3 इंटू 2 की पावर 3, ये कोफिशिएंट है x की पावर 3 का। सही है? अगर ये पूछे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या, तो nc3, और अगर कोफिशिएंट पूछ ले तो 8 इंटू nc3। समझ में नहीं आया? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 2x की पावर r नहीं भैया, ये आएगा x की पावर r। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज 2 की पावर r ncr। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे पक्का। ठीक है, और जनरल टर्म क्या आएगी, r प्लस 1th टर्म, ऑब्वियसली वो हमेशा ही r प्लस 1th ही लेते हैं, और वो क्या आएगी ncr, और x की जगह कौन है अब 2x, तो 2x की होल पावर r आएगा यहाँ पे, r आएगा r का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म कौन सी है, बीच वाली टर्म। सबसे पहले तो मुझे बताओ, बीच वाली टर्म हम किसमें बात करते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ऑड हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि भाई एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी, बीच में कौन बैठा है, बी बैठा। कैसे पता? तो सर देखो, इसके इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, तो ये बीच में हो गया, है ना। कितने हैं बीच में बैठने वाले? अब मैं कहता हूं, आप बताओ, आप बीच में कौन है, क्या कहोगे? कोई नहीं, बीच में बैठे हैं बी और सी, दोनों बीच में बैठे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, तो मिडिल टर्म्स कितनी होती हैं, 2। और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मिडिल टर्म कितनी होती हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती कितनी है, n+1। सही है, तो ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है ना, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो 3 टर्म्स होती हैं। अब उसमें बीच वाली कौन सी है, 2ab, है ना। जब ये है इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ऑड, और नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ऑड, तो बीच वाले कितने होंगे, 1। सही है, तो खेल उल्टा हो जाता है यहाँ पे कि सर ऑड में तो 1 होना चाहिए, तो सर ऑड तो नहीं है ये, यानी कि इसमें बीच नहीं, n+1 खेल बदल देता है सारा, याद रहेगी ये बात। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स जब n इवन है, n मतलब x प्लस वाई की पावर n में, ये जो पावर है ये इवन है, पावर इवन है, तो बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1। n इवन है तो n+1 क्या होगा, ऑड, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो बीच वाली कितनी टर्म होगी, 1, और वो कौन सी होगी, मिडिल टर्म इज n+2 डिवाइड बाय 2 फोर्थ टर्म। n कितना है, इवन, इवन में 2 जोड़ देंगे, मान लो ये 10 है, तो 10 प्लस 2 बाय 2, तो 12 बाय 2 हो जाएगा, 6th टर्म हमारी बीच वाली टर्म की। समझ में आया ना, क्योंकि 10 है तो टोटल 11 होंगे, तो 5 इधर 5 इधर, बीच वाला छठा। सर ना, क्लियर हो गई बात। तो अगर n इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी है, n+2 बाय 2th टर्म। ऑल राइट, अगर n ऑड है तो क्या होगा बताइए, इफ n इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इवन, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बीच वाले कितने होंगे, 2। ठीक है, तो बीच वाले कौन से होंगे, एक तो n+1 बाय 2th टर्म, और एक n+3 बाय 2th टर्म। समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई बात। ठीक है, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे x प्लस वाई की पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो n कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी इवन हो गया, तो 5 है। ठीक है, x प्लस वाई की पावर 5, तो बोलो कितना हो गया, n = 5, तो बीच वाली टर्म क्या होगी, 5 + 1 बाय 2 और 5 + 3 बाय 2, ये कौन सी हो गई,
थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, मतलब तीसरी टर्म और चौथी टर्म, ये दोनों बीच वाली टर्म है। सही है। अब तो सोच रहे हो सर क्या बीच वाली टर्म से क्या फर्क पड़ता है? अरे पेपर में आएगा और क्या फर्क पड़ता है। सही है। द मिडिल टर्म फॉर फलाना इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ फलाना, तो उनको फिर इक्वल करने में याद आना चाहिए ना फिर कौन सी बीच वाली है और कौन सी सबसे बड़ी है, आगे आ जाएगा अभी। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कौन सा होता है? ठीक है, कॉफिशिएंट की बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, ठीक है भाई। अगर देखो एनसीआर, जनरली जो हमारा कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है? एनसीआर होता है ना, हम सिर्फ बाइनोमियल कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, एनसीआर हमारा होता है कॉफिशिएंट, और जब आर की वैल्यू n/2 के नजदीक होती है तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4, इन सब की वैल्यूज लिखिए। 4C0 कितना होता है? 1। 4C1 कितना होता है? 4। 4C2 कितना होता है? 6। 4C3 कितना होता है? 4। और ये कितना होता है? 1। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा कौन है ना? बोलो भाई। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है नीचे वाले की, स्टार्टिंग में तो वैल्यू बढ़ रही है, फिर बाद में घटने लग गई है, तो मैक्सिमम कहां होती है? बीच में होती है। सही है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही मान लो मैं आपको कह दूं 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, सबसे बड़ा कौन है? ये दोनों ही बराबर हैं और ये दोनों सबसे बड़े हैं। इन दोनों की वैल्यू बराबर और ये बाकी सबसे बड़े हैं। सही है। तो बोलो एनसीआर मैक्सिमम कब होता है? जब आर की वैल्यू क्या होती है? अगर एन इवन है तो आर की वैल्यू n/2 के बराबर होनी चाहिए, मतलब इसके एग्जैक्ट आधे के बराबर होनी चाहिए, है ना? ये इवन है तो बोलो ये इसका एग्जैक्ट आधा होना चाहिए। और अगर ये क्या है? ऑड, तो क्या होगा? दिस -1/2 वो वाली टर्म, और दिस +1/2 वो वाली टर्म। तो हमेशा आप इससे एग्जांपल याद रखते हो। 5 -1/2 आ गया, ये 5 +1/2 ये आ गया। सही है। तो ये दोनों ही बराबर होते हैं। सही है। तो NC n-1/2 और NC n+1/2 ये दोनों ही क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं जब n क्या होता है? ऑड। और NC n/2 कब होता है मैक्सिमम? जब n क्या होता है? इवन। समझ में नहीं आया? खेल है, खेल है, क्वेश्चन है, आसान है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आगे पीछे से पता है ना कि भाई आगे वाला ये पीछे वाला ये, सर ना? बोलो भाई। समझ में आ रहा है? साथ साथ चल रहे हो? ठीक है भाई। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। सही है। कह रहा है फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से चौथी टर्म बताओ। कैसे बताएंगे? अरे दो मेथड बताए हैं, है ना? अगर क्या है? kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एन पीछे से क्या है? वो n-k+2 टर्म है। पहला मेथड वो हो गया। दूसरा क्या है? इस एक्सपेंशन में जो चौथी टर्म एंड से होगी, इसके उल्टे में वो स्टार्टिंग से वो चौथी टर्म होगी, तो इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दो। क्या कर दो? -x³ + x² 2। इसमें एंड से चौथी टर्म इज इक्वल टू इसमें स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म। यस और नो? तो इसके स्टार्टिंग से चौथी टर्म निकालना आसान। चौथी टर्म मतलब क्या? NC3, पहले की पावर n-3, दूसरे की पावर 3 करता आया ना भाई? क्योंकि जौन से नंबर की टर्म होती है उससे एक कम होता है ना पावर वाला, बस ऐसे ही करना है। तो इसके स्टार्टिंग से चौथी टर्म बोलो, n का वैल्यू बोलो 7। सही है। तो क्या करेंगे? बोलो 7C3, पहले की पावर 7-3 यानी कि -x³ इसकी पावर 7-3, और दूसरे की पावर x² की पावर 3। बस दिस बेटर।
अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 7c3 निकाल सकते हैं, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही बोलो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 81 8 सॉरी हाँ 81 और 8 लगा देना बाहर। बोलो यहाँ क्या बनेगा, x माइनस बोलो पावर 4 है तो माइनस गायब हो जाएगा, x की पावर 3 की पावर 4 तो x की पावर 12 इंटू x की पावर 6 x की पावर 18 आ जाएगा। ये आ गया x की पावर 18 और यहाँ पे 8 और 81 और ये 35 बस आ गया। आया नहीं समझ में, आसान है ना, तरीका मुश्किल है क्या। अब ये जो अगले क्वेश्चन में मेथड है ये आपका स्टैंडर्ड मेथड रहेगा बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। क्या कह रहा है देखो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। थ्री एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स, ये ए है ये बी है। बड़ी बड़ी टर्म देख के नहीं घबराना कुछ, ये ए है भाई ये बी है बस। फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो टर्म बताओ जिसमें एक्स ही नहीं है। एक्स नहीं है मतलब एक्स की पावर कितनी है, 0। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब जिसमें एक्स नहीं है, और एक्स नहीं होना मतलब एक्स की पावर कितना, 0 होना। सही है, तो हम क्या कहेंगे कि पता नहीं कौन सी टर्म है, हम मान लेते हैं कौन सी टर्म, r प्लस 1th टर्म है वो। और जो r प्लस 1th टर्म होती है वो क्या होती है, NCR, पहले की पावर n माइनस r दूसरे की पावर r। यस और नो, तो बोलो ये a हो गया ये b हो गया। बोलो हमने माना लेट द टर्म इज r प्लस 1th टर्म, TR प्लस 1, टर्म नंबर r प्लस 1 क्या होती है, NCR, पहले की पावर n माइनस r और दूसरे की पावर r। बोलो अब इसमें x की पावर क्या बन रही है, बोलो बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ आप x की पावर देखो, x की पावर 2 की पावर 9 माइनस r, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2 की पावर 9 माइनस r। बोलो ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 18 माइनस 2r। और यहाँ क्या बनेगा, बोलो ये डिनोमिनेटर में x की पावर r मतलब इंटू 1 बाय x की पावर r बन जाएगा। ऐसा ना, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की पावर माइनस r। बोलो भाई x की पावर दिस इंटू दिस, बोलो ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस r मतलब माइनस r। अब बताओ क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 कर दो, 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 6। तो कौन से नंबर की टर्म हो गई, गलत हो गया तुम्हारा आंसर, 7th टर्म भाई, r का वैल्यू 6 है, टर्म नंबर कौन सी है, r प्लस 1th टर्म है। ध्यान रहे r निकालते हो r 6 आ गया, नहीं करना ये तो पक्का ऑप्शन मिलेगा पेपर में कि 6 और एक 7, तो 6 आंसर आती 6 दे दिया, हाँ देखा था मैंने बी ऑप्शन था। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी में। आर क्या आया है सबसे पहले पूछो, खुद से पूछो, आर आ गया 6। मेरे से क्या पूछा था, आर पूछा था नहीं, मेरे से पूछा था टर्म का नंबर आर प्लस 1 है, तो आर 6 है तो टर्म नंबर 7th होगा, तो द टर्म इज 7th टर्म, फाइंड द टर्म, तो 7th टर्म। समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32, x की पावर 32 के कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट पूछा है, तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कौन सी टर्म में x की पावर 32 आता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेट द टर्म इज r प्लस 1 टर्म। ठीक है, r प्लस 1 टर्म कौन सी होती है, NCR, पहले की पावर n माइनस r दूसरे की पावर r। हो गया, पहला दूसरा आइडेंटिफाइड है, पहला है x की पावर 4, दूसरा क्या है माइनस 2 बाई x की पावर 3। सही है, करा। अच्छा देखो x की पावर कितनी है, x की पावर 4 गुना 15 माइनस r, तो कितना हो गया, x की पावर 60 माइनस 4r। सही है, और यहां पे क्या बन गया, x की पावर माइनस 3r। यस और नो, बोलो x की पावर देख रहा हूं मैं, सिर्फ x की पावर बोलना 60 माइनस 4r, और यहां पे क्या आ गया था, x की पावर माइनस 3r। बोलो ऐड कर दो, बोलो सॉल्व कर लोगे, ये x की पावर आ जाएगी, और कितने का निकालना है, x की पावर 32 का, तो इज इक्वल टू x की पावर 32। तो यानी कि ये जो चीज आई है ये कितना है भाई, ये x की पावर
32 के बराबर है, तो ये चीज हो जाएगी 32 और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 32 इज इक्वल टू दिस, आर का वैल्यू कितना आया 4, तो टर्म नंबर कौन सी होगी 5, ये ध्यान। सही है भाई, कोई दिक्कत भाई? अब ये क्वेश्चन देखो, ये जो इसने सॉल्यूशन किया हुआ ये गलत है, तो आपको खुद से करना है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच रेशियो ऑफ सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन देख लो, a कितना है 2 की पावर 1/3 और b क्या है 3 की पावर -1/3। a और b कॉम्प्लिकेट किया है बस, और कुछ नहीं किया। कह रहा है कि n की वैल्यू नहीं पता अपने को, n की वैल्यू निकालो, स्टार्टिंग से 7वीं टर्म और पीछे से 7वीं टर्म, इनका रेशियो कितना आना चाहिए 1/6 आना चाहिए। तो क्या करो, पहले आगे से 7th टर्म निकाल लो, सही है, तो कितनी आएगी NC6, और पीछे से 7वीं निकाल लोगे तो इनको पलट दो और फिर उसकी स्टार्टिंग से 7th टर्म निकालोगे, वो कितनी आएगी NC6, NC6 आएगी ना। उन दोनों का रेशियो इक्वल टू 1/6। बहुत सारी चीजें कट जाएगी, सिर्फ एक r रह जाएगा, r का वैल्यू निकल जाएगा। मान लो r का वैल्यू आता है मान लो 7, तो कौन सी टर्म हो जाएगी 8th टर्म, मतलब n का वैल्यू निकालना है यहाँ, सॉरी n का वैल्यू आ जाएगा डन। ठीक है, नींद आ रही है? अभी नहीं आ रही है? अब ये क्वेश्चन देख लो। अच्छा ये वही क्वेश्चन है सर, ये वही क्वेश्चन है, तो n का वैल्यू 9 आता है, निकाल लोगे? तो वो गलत लिखा हो, ये सही है। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, कितना है भाई ये x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 3। a और b पता चल गया, पावर कितनी है 15। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, पहले तो ये बताओ मिडिल टर्म्स कितनी होंगी यहां पे, 2 टर्म है ना, क्योंकि n कितना है ऑड 15, तो 16 टर्म होंगी, और 16 टर्म होंगी तो वो बोलो कौन सी टर्म, एक तो 8वीं और एक 9वीं, दोनों टर्म क्या होंगी बीच वाली टर्म। सही है, 8वीं 9वीं टर्म निकाल लो, निकाल लिया? बोलो भाई, ये हो गई 8वीं टर्म, ये हो गई 9वीं टर्म, इसके कोएफिशिएंट्स निकाल लो। यहां पे बोलो ये माइनस है की पावर 7, तो ये नेगेटिव रह जाएगा। यहाँ पे -1/x³ है, तो माइनस की पावर 8 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड करो कितना आएगा 0 आएगा। हो गया, कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा है फिर, हो गया ना आसान। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर की पावर 10 और उसके नीचे लगा रखा है x की पावर 4। कह रहा है x की पावर 2 का कोएफिशिएंट बताना है। x की पावर 2 कैसे बनेगा, जब यहां पे x की पावर 6 बनेगा तभी तो इस पूरे में x की पावर 2 बनेगा। तो बोलो यहां पे x की पावर 6 का कोएफिशिएंट निकाल दो, आपका वही आंसर। मुश्किल है क्या? तरीका पता चल गया? मैं आप पे छोड़ रहा हूं अब, विश्वास पे बिल्कुल। ठीक है, अब a और b फिर कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया, क्या कुछ ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो पता नहीं क्या लिखा। बहुत आसान है, यहां तक आप करके ले आएंगे, पक्का? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।